हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राठौर सर की क्लासेस में। और मैं आप सभी लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हो गया हूँ। थोड़ा यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत अच्छा नज़ारा है। मैं आज बिल्कुल गर्मी की वजह से जी लाइट है ना कुछ है, इसके वजह से मेरे को आज कहाँ पे आना पड़ गया है। थोड़ा सा मैं खेतों के बीच में, यहाँ पे एक पेड़ है, आप लोग सुने होंगे महुआ, उसी के नीचे ये वीडियो को बना रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि जो प्रश्न को आप लोग शायद स्क्रीन में देख पा रहे होंगे और देख भी लिए होंगे, तो ये अभी जस्ट 2022 या 23 में हुआ था एग्ज़ाम, उसके बीएड के प्रश्न है भाई। तो इसको देखते जाइएगा। मैं बहुत ही जल्दी से इसको आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो प्रीवियस वीडियो जो मेरा लगातार देख रहे होंगे ना, उनको अब इसका फ़ायदा नज़र आ रहा होगा। क्योंकि हम लोग उधर मेहनत किए हैं, अब उसका रिजल्ट दिख रहा है। तो प्लीज़ डेडिकेटेड होकर देखिए और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए। इसी वीडियो से आपको जो पुराना है ना, वो रिवीजन होना को शुरू हो जाएगा भाई। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या करना है, संप्रदान कारक। तो आपको याद है जो मेरा पिछला वीडियो डाला है उसमें मैं कारक को पढ़ाया हूँ। कारक विभक्ति जो बोलते हैं 7 प्रकार के होते हैं, उसमें से कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का को जिसके लिए है ना, और आपादान से अलग, संबोधन हे, अरे, ओह, ये सब क्या है, अधिकरण में, पर, ये सब पढ़ाया हुआ हूँ भाई। उसी में से क्वेश्चन देखिए, उसी में से मतलब ये है कि हर बार वो क्वेश्चन रिपीट होना ही है, एक क्वेश्चन फिक्स। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पढ़ें वो बताएं भाई, अपने से करने की कोशिश करिएगा। तो संप्रदान क्या होता है, किसी को प्रदान करना, किसी को प्रदान करना, ट्रिक से भी बता दिया हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिना किसी शंका संकोच के इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, को। क्यों कर्ता, क्योंकि ये कर्ता में आएगा, क्योंकि ने कर्ता वाले में आएगा। कर्ता, सॉरी ये थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। तो ने किस में आएगा, कर्ता, कर्ता ने, ये करा दिया हूँ, फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। कर्ता ने करण से, देखिए करण से, जिसमें भी से आएगा उसमें करण कारक होगा। ठीक है। ये को, संप्रदान, किसी को हम प्रदान करते हैं तो किसी के लिए वो काम करेंगे, तो को के लिए, ये क्या होता है, संप्रदान। और हे वाले को मैं बता दिया, संबोधन, आखिरी में जो संबोधन वाला। तो देखिए उसी से क्लियर हो रहा है, नहीं इतना ही पढ़ना है जी। उसके बाद आपको कर्ता कारक ये सब विभक्ति नहीं पढ़ना है, उसको बार बार प्रैक्टिस पे लाना है। क्लियर हुआ पहला का आंसर। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जो मेरा वीडियो देखे होंगे और ये किसी का भी वीडियो देखे होंगे, तो ये एकदम एक ही सेकेंड का आंसर होगा। गंगा है क्या, गंगा नहीं भाई, ये किसी का नाम हो सकता है, तो ये नहीं होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, इसको थोड़ा देखते हैं। लेकिन देखिए चतुराई, चतुराई क्या है, ये किसी चीज़ से बना है। मैं बोला था ना, चतुर से क्या खींच लीजिए, चतुराई, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक। और काशी, ये भी आपको लग रहा होगा कि किसी न किसी का नाम है, चाहे आप तीर्थ यात्रा काशी बोल लीजिए, चाहे आप किसी का नाम बोल लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, तो इसका राइट आंसर लगा पाए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य। मनुष्य जाति है, ये एक पूरा इस जाति के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन के बारे में। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ। आज्ञावाचक कौन है, जिसमें हम क्या करेंगे, आज्ञा देंगे। तो लग रहा होगा बात से हम खा चुके, नहीं, ये तो बताने वाली बात है, ये परफेक्ट टेंस है, पूर्ण जिसको बोला जाए। उसने खा लिया होगा, तो ये फ्यूचर टेंस है, तो ये भी नहीं है। हमने खाना नहीं खाया, ये सब बता रहे हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, देखो, तुम खाओ, मतलब क्या बोल रहे हैं, आपको आदेश दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आदेशात्मक। क्या हो जाएगा, आदेशात्मक। क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई मुहावरे कर, तो सबको पता है कि चोर चोर मौसेरे भाई का मीनिंग ही क्या होता है, समान। तो देखिए लगभग जो उसमें आंसर को हिट करेगा, एक ही स्वभाव वाले, अत्यंत प्रिय को नहीं बोलते, चोरी के बाद पुनः चोरी बिल्कुल नहीं बोलते, बुरा कर्म करने वाले इसको भी नहीं बोलते। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ही स्वभाव वाले व्यक्ति, उसको क्या बोलेंगे, चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उर्मी का अनेकार्थी, अनेकार्थी का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि समानार्थी शब्द बताना है जी। आपको क्या बताना है, समानार्थी शब्द बताना है कि कौन सा उससे रिलेटेड कर रहा है। तो देखिए उर्मी मतलब क्या होता है, उर्मी एक लहर, एक प्रकाश की किरण। उर्मी मतलब उसका जो आप कभी देखे होगे ना, शंकर भगवान या भगवान को जब दुर्गा मैया को रखते होगे, तो पीछे में एक पिक्चर में जब आते हैं देवी दुर्गा मैया, तो पीछे उनका क्या होता है, पूरा एक तो लहर टाइप बना रहता है, प्रकाश, ज्योति पुंज, उसी को बोलते हैं।
तो देखिए गर्जन इसका कोई संबंध नहीं, प्रकृति इसका कोई संबंध नहीं, गति इसका कोई संबंध नहीं। देखिए लहर, एक चीज़ और आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, जो इन प्रश्नों का उत्तर को नहीं भी जान रहा होगा ना, वो भी कभी नहीं पढ़ा होगा ना, आंसर को कर सकता है भाई। देखिए उर्मी शब्द का देखिए गर्जन तो पता चल रहा है, गर्जन से उर्मी कोई संबंध ही नहीं है, एकदम अलग है। प्रकृति तो कोई अलग ही चीज़ है, गति का कोई संबंध ही नहीं। इसका राइट आंसर ऑटोमेटिक, ये तीन अलग हैं और ये अलग ही है, तो इसका राइट आंसर ये। इसमें भी देखिएगा तो देखिए अलग ही आपको लग रहा होगा, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब भाई है तो एक समान ही होंगे, तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएँ क्या? चलिए, ये वीडियो बहुत जल्दी होगा ना भाई, मैं भी क्या है रास्ते में ही हूँ और आप लोगों को मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसलिए मैं अभी इसको बना रहा हूँ। और मेरे को क्या है, जल्दी से इसको कंप्लीट करके ना मेरे को आगे भी निकलना है। अभी 100 किलोमीटर दूर है मेरा घर यहाँ से। तो योजक चिन्ह में क्या होता है ये बता दिया, उस दिन समझा भी दिया था कि योजक चिन्ह वाले को हम लोग क्या बोलते हैं। पहली बात तो योजक चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, इधर ही करता हूँ भाई, ठीक है। योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, दो शब्दों को किसको जोड़ने वाला, किसको जोड़ने वाला, ये वाला। तो योजक चिन्ह किस में दिख रहा है, तो देखिए राम में तो अल्प विराम, सॉरी अल्प विराम इसको बोलते हैं, अल्प विराम, ये अल्प विराम है। ये विराम चिन्ह में नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन हर बार इसको समझाया हूँ, इसको अल्प विराम बोलते हैं। और इसके बाद इसे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, कुछ थोड़ा सा और रहेगा, ये अर्ध विराम है, ये अर्ध विराम है। और ये वाला पूर्ण विराम है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, पूर्ण विराम है। अरे चलो भाई, क्या हो जाता है, ये क्या है, पूर्ण विराम है। तो आपको समझ में आ गया, ये अल्प विराम ऐसे रहता है, वो अर्ध विराम ये ऐसे कट रहेगा ना। उसके बाद ये पूर्ण विराम, ठीक है, ये योजक चिन्ह, ठीक है, ये वाला संबोधन चिन्ह, इस नीचे बिंदी रहेगा इसका। तो देखिए इसे पूछा योजक चिन्ह कौन है, तो राम लक्ष्मण नहीं, इसमें तो अल्प विराम है भाई। इसमें फुल्ली इन्वर्टेड कामा, इसको क्या बोलते हैं, फुल्ली इन्वर्टेड कामा, तो ये नहीं है। राम लक्ष्मण ये देखिए संबोधन या विस्मयादि बोधक दोनों हो सकता है, पर ये तो नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम और लक्ष्मण। इतना सरल प्रश्न पूछता है भाई, आप लोगों को लग रहा होगा इतना सरल नहीं आता होगा। सर आता है, लेकिन ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। आपको पता है इसलिए इजी लग रहा है, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए बहुत कठिन प्रश्न है। क्लियर हुआ, एवरीवन क्लियर? शायद सबको क्लियर हो रहा होगा। मेरा शकल सूरत को नहीं देखिएगा, वैसे भी नहीं दिख रहा है, वैसे भी ज़्यादा अच्छा दिखता भी नहीं हूँ मैं। तो बस आप हरियाली का मज़ा लीजिए और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग बोधक शब्द क्या है, तो स्त्रीलिंग बोधक शब्द है, तो देखिए इसका कोई अलग से नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रिक है, बाकी आप इसको रटने के ऊपर ही फोकस करिएगा। तो देखिए मैं भी इसको देखा हूँ भाई, तो इसको मैं आपको क्यों बोलूँ कि ये मेरे को एकदम रटा है। देखिए थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ तो नॉलेज है। बाकी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरसों। इसको मैं आपको बहुत अच्छे ट्रिक से भी पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको वो क्लैरिटी तभी मिल पाएगा जब आप लगातार प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे। क्यों भाई, आप थोड़ा सा जस्ट सेकेंड मेरे को लिसन सुनिए मेरे को। आप एक बात बताइए जी, अगर ये सब क्वेश्चन आप नहीं पढ़े रहेंगे तो कहाँ से गेस करेंगे, बताइए ना। ये सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब कहाँ से गेस करेंगे, क्योंकि ये अथाह है, हजारों हैं, लाखों में है, कहाँ से आप इसको कर पाएंगे, बताइए ना। हाँ ये तो चलिए चिन्ह तो एक लिमिटेड है, तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इनको कहाँ से करेंगे, ये सब संज्ञाओं को आप कहाँ से करेंगे, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार फोकस करना पड़ेगा कहाँ पे, क्वेश्चन के ऊपर। कहाँ पे करना पड़ेगा, क्वेश्चन के ऊपर, पुराने साल के प्रश्नों के ऊपर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ें। अरे सॉरी क्या हो गया, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्त्रीलिंग वाला क्या हो गया, क्लियर हुआ, सरसों आएगा। मानक हिंदी में वर्णमाला, देखिए ये इसको हम क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आए होंगे, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आएंगे, वो करके आए होंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें क्लियरिटी नहीं है। जो मेरा पिछला वीडियो है भाई, मैं बार बार उस चीज़ के लिए आपको 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ ना, कि मेरे को भी इस फील्ड में आने का एक्सपीरियंस नया है, मैं इस ऑनलाइन की दुनिया में नया हूँ, बट पढ़ाने के क्षेत्र में काफ़ी मेरे को अनुभव है। मैं बोला था ना उस दिन कि ये 11 और 13 कहीं पे दिखता है, 11 और 13 कहीं पे दिखता है, तो आपको 100% किसको लेना है, 11 को लेना है। 100% कहाँ लेना है, 11। आप कई किताबों में 13 मिलेगा आपको। स्वर की संख्या कितनी है, तो आपको कई किताब में 13 मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। अगर 11 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 13 लेना है। क्यों, आज आपको बता भी देता हूँ कौन कौन सा होता है, उस दिन नहीं बताया था। तो आप सुने होंगे, आ, बड़े आ, फिर छोटा वाला ई, फिर बड़े वाला ई, छोटा वाला ऊ, फिर बड़ा वाला ऊ, फिर छोटा वाला ए, फिर बड़ा वाला ए, फिर ओ और औ। गलती कहाँ हो जाता है, लोग बाग किसको समझते हैं, अम को और आहा को। तो ध्यान दीजिएगा, अम आहा को स्वर में काउंट नहीं किया जाता। ये पूर्ण स्वर नहीं है, ये अयोगवाह है। क्या है ये, अयोगवाह। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि अयोगवाह कौन होते हैं, तो अम और आहा।
अम और आहा। ये आहा को अलग से अगर लिख दिया जाए तो इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। कहीं पर देखिएगा आहा की मात्रा लग जाता है, आहा की मात्रा इस तरीके से, तो इसको विसर्ग कहा जाता है। ये अम की मात्रा वाले को अनुस्वर कहा जाता है, अनुस्वर कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? अम की मात्रा वाले को अनुस्वर, आहा की मात्रा वाले को विसर्ग। ये दोनों देख रहे हो, ये दोनों क्या हैं? अयोगवाह हैं। तो पूछा हुआ प्रश्न है कि अयोगवाह किसको बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो एक चल क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से क्या सीखे, यहाँ से क्या सीखे? तो यहाँ से हम ये सीखे सर कि 11 होता है स्वर हिंदी में, अंग्रेजी में कितने? तो 5। अंग्रेजी में कौन कौन से? तो ए, ई, आई, ओ और यू। दूसरे शब्दों में एक बार और प्रश्न आया हुआ है, इसको और क्या बोलते हैं? दूसरे शब्दों में समझ के चलिए कि ये क्या होते हैं? मात्राएं होते हैं। क्या होते हैं? मात्राएं होते हैं भाई। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए क्लियर हो गया। तो इसका राइट आंसर मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, क्योंकि यहाँ मानक लिखा है तो 11 ही है। क्लियर हो गया? 11 क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी बाह घुटनों तक हो, ये एक शब्द में उत्तर दीजिएगा है, तो इसको आपको रट लेना है, आपको मेहनत करना है इसके लिए। तो ये बहुत सारे हैं। तो जिसका देखिए बाह घुटनों तक हो उसको क्या बोलते हैं? अजानुबाहु। अजानुबाहु, बाहु मतलब भुजा होता है। देखिए सब कोई पढ़े होंगे कि बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। जो कुछ भी नहीं जान रहा हो तो अद्भुत का संबंध बाह से है क्या? नहीं है। अलौकिक का संबंध बाह से है क्या? नहीं है। अद्योपांत का बाहों से है क्या? देखिए यहीं पे बस बाहु लिखा है। अभी बाहु को भी आप मिलाते ना तो मिल जाता है ये। क्लियर हो गया? तो इजी है, आप लगातार मेहनत करिए, पुराने साल के प्रश्न के पैटर्न को देखिए और उसी से 2 4 10 क्वेश्चन आप लगा लीजिए। ठीक है? इतना भी पढ़ के चले जाएंगे ना, आपका एक भी नंबर मिस नहीं होगा। इस बात को आप मानिए। जो पुराने वीडियो हैं, जो सीरियस हैं अपने लक्ष्य को लेके, वो उनको पढ़िए भाई। आप इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए। अगर एक बार विश्वास कर लिए ना तो बस जुड़ जाइए। आँख मूंद के विश्वास करिए और मेहनत करिए और आप खुद आकलन करिए आप कि क्या ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है। अगर बन रहा है तो आपकी तैयारी बेस्ट है। अरे आप पूरे ट्रिक के चक्कर में रहेंगे ना, कुछ ट्रिक काम नहीं करता है। जब तक आप प्रश्नों को वहाँ पे हिट नहीं करेंगे ना, कुछ ट्रिक काम नहीं करता है। ट्रिक तब काम करेगा जब आपके अंदर थोड़ा सा ज्ञान हो, मेहनत हो, पढ़ाई हो। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द कौन है? ये क्या मैं नहीं करवाया हूँ शुद्ध शब्द? शायद शुद्ध शायद नहीं करवाया हूँ, लेकिन बताया हूँ। तो देखिए ये षष्ठम लिखा है, षष्ठम। ये षष्ठम गलत है भाई, टा होना चाहिए। देखिए हम कभी भी षष्ठ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? षष्ठम। क्या होना चाहिए? षष्ठम। क्या होना चाहिए? षष्ठम। अत्योक्ति नहीं, ये क्या लिखा है? अत्योक्ति। ये क्या हो गया? अत्योक्ति, अन्योक्ति। अन्योक्ति होता है शायद। क्या? हाँ, ये भी सही नहीं लगा। पिशाचनी तो चलिए गलत ही है, ये तो दिख रहा है। इसको पूछा है शुद्ध, तो शुद्ध। अत्योक्ति ये गलत है, गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सौजन्य। सौजन्य में आपको गलती ही नहीं दिख रहा होगा। क्या गलती दिखेगा भाई इसमें बताइए? आप इनको गलत भी नहीं कर पा रहे हैं तो, लेकिन ये तो है कि ये इसको गलत करके दिखाइए, है ना। सही गलत को, शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी को हम किस तरीके से छांटेंगे भाई? तो अगर हम इसको सही मान रहे हैं, अगर हम इसको सही मान रहे हैं, अगर हम इसको सही मान रहे हैं, इसको सही मान रहे हैं जी, तो हमको इनको सबको गलत करना पड़ेगा। ठीक है? तो देखिए ये सब में थोड़ा डाउट हो सकता है। ठा ठठेरा की जगह हम टा टमाटर आएगा कि नहीं आएगा? पिशाचनी, ये पिशाचनी होना चाहिए, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौजन्य। सौजन्य को हम गलत नहीं कर सकते क्योंकि सौजन्य ही होता है, सौजन्य नहीं होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। चलिए 2 4 क्वेश्चन और है। ये समास में मैं डेली सोच रहा हूँ कि वीडियो डालूंगा और इसको बहुत जल्दी ही मैं करा दूंगा भाई समास को। ठीक है? फिर भी मैं अपने कई बच्चे को इंडिविजुअल फ़ोन में करके भी बताया हूँ भाई, फ़ोन में बताया हूँ कि द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची। जो भी संख्यावाची का आपको दिखेगा उसको आपको मार देना है। लेकिन यहाँ पे मैं भी इसको चेक कर रहा था, हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये जो चतुर्भुज होता है ना, ये बहुब्रीही समास होता है। चतुर्भुज होता है ये बहुब्रीही। यहाँ पे आप लोग गलती नहीं करिएगा कि जैसे नंबर वाला क्वेश्चन देखे चतुर्भुज को टिक लगा दिए। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला तो हम लोग गणेश भगवान, विष्णु भगवान इसको ज़्यादातर मानते हैं ना। थोड़ा देखिएगा भाई इसको। तो ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? दिगंबर भी नहीं होगा, कर्मधारय समास। उसके बाद द्वय मातुर, तो थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, लेकिन उससे भी बढ़िया शब्द क्या दिया हुआ है? चौलड़ी। चौ, चौ मतलब 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर हुआ? तो इसको दिन समझाया भी था मैं। एक तो कौन सा उदाहरण दे के समझाया हूँ इसको? कौन सा उदाहरण दे के समझाया आपको बता देता हूँ। एक होता है महापुरुष और एक होता है राजपुरुष। तो देखिए मैं राजपुरुष को क्या बोलते हैं? राजा का पुत्र, सॉरी हाँ राजपुत्र था एक, राजपुत्र। तो राजपुत्र किसको बोलते हैं? राजा का पुत्र। और महापुरुष किसको बोलते हैं? महान का पुरुष नहीं,
वो पुरुष की विशेषता बता रहा है महान, तो वो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो मैं बताया था कि महापुरुष कौन सा है? कर्मधारय समास। और राजपुरुष कौन सा है? तो तत्पुरुष समास। तो समझ रहे हैं, बहुत कुछ अंतर आ जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तभी उस चीज़ में क्लियरिटी आएगा भाई। यहाँ पे मैं बताया था कि गिनती जिसमें आता है उसको क्या बोलते हैं? इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। गिनती जिसमें आता है उसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास। लेकिन यहाँ पे देखिए, गिनती देख को फट से इसको आंसर नहीं कर देना, चतुर्भुज। और मैं द्विगु समास को पढ़ाते वक्त बताया हूँ कि बहुब्रीही समास से इसकी क्या होता है? थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन होता है। तो बहुब्रीही समास क्या बोलता है कि जब बात हम सामने का करें लेकिन उसका रिजल्ट कुछ अलग चीज़ ही हो जाए, जैसे चार भुजाओं वाला ऐसा वह, तो ऐसा वह कौन? तो विष्णु भगवान, लंबोदर स्वामी। क्लियर हुआ? तो ये बहुब्रीही की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ चार लड़ी वाला, तो चार लड़ी वाला तो कुछ होगा नहीं, वो चौलड़ी होगा। चार राहों वाला चौराहा ही होगा, किसी दूसरे चीज़ में उसका प्रभाव पड़ा क्या? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, चौलड़ी। क्लियर हुआ? इसमें इतना समय ले रहा हूँ तो कोई प्लीज़ बोर नहीं होइएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे बहुत बारे डाउट वाला ही क्वेश्चन आता है जी, आप करके आ जाएंगे, आपको बाद में बड़ा पछतावा होगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तरल शब्द, तो तरल आप पढ़ोगे ठोस, द्रव, तरल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस, क्योंकि विलोम पूछा है तो उल्टा होता है। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। आज ये नया क्वेश्चन मिल गया, ये मैं करवाऊंगा अभी सब इंपॉर्टेंट। पहले हम लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कामदेव, कामदेव का मतलब क्या होता है? तो सबको पता है, पिनाकी अनंग, अनंग होता है भाई इसका, अनंग। कामदेव का क्या होता है? अनंग, अनंग, ध्यान दीजिएगा, अनंग। ठीक है। पिनाकी का शायद शंकर भगवान या पार्वती होंगे, थोड़ा सा नहीं है क्लियर। सिंधुजा का सब में पता है कि सिंधु के से जन्म लेने वाली सिंधुजा। कांता मतलब भी शायद इसका भी शायद पुत्री या कुछ होता है। तो क्लियर हो गया, अनंग होगा, अनंग, काम। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो कि संस्कृतनिष्ठ शब्द होता है, जो संस्कृत जैसे लगता है और एज अटेज संस्कृत से हिंदी में आ गया है, तो कौन सा होगा? कौन सा होगा वो? तो भ्राता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्राता। आप इनको पढ़ के खुद देख लीजिए, आपको ऐसे नहीं लग रहा होगा बहुत ही झटके वाला और संस्कृतनिष्ठ शब्द। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन को हल कर लिए? टोटल कितने क्वेश्चन को हल कर लिए जी? टोटल हम लोग यहाँ पे 25 प्रश्नों को, सॉरी, लगभग 10, कितना था? 70, 80, 15 क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए। तो यहाँ पे क्या समझ में आया आप लोगों को? कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, बार बार उन प्रश्नों की प्रकृति को समझना है जी। अगर प्रकृति को समझ गए ना, तो आप क्वेश्चन के आंसर को हल ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि पूरी श्योरिटी के साथ हल कर पाएंगे। आपको लगेगा जिस टाइम पे आप टिक करोगे ना इसे, आपको लगने लगेगा कि हाँ, मेरा ये क्वेश्चन 100% सही है। तो क्या होगा? आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आप लोग डरेंगे नहीं, निगेटिव मार्किंग से भी नहीं डरेंगे, और आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमारा मेहनत क्या है, मेरे को दिख रहा है। आप परीक्षा हाल में पूरा कॉन्फिडेंस से बैठेंगे। तो ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत ही भाई शुभकामनाएं, और बहुत ही डेडिकेटेड होकर मेहनत करिए। बार बार बोल रहा हूँ, ये जो शिक्षक भर्ती आने वाला है ना, ये डीएड बीएड करने वालों के लिए वरदान साबित होगा भाई, क्योंकि इसी से आपको टेट निकलना है ये। और एक बार शिक्षक भर्ती, आपको पता है ना कि अभी 8वां वेतन आएगा, आपका सब कुछ पूरा ज़िंदगी ही परिवर्तन हो जाएगा भाई। और यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर इसको ग्रैब कर लिए, आपका खुद का, पूरे परिवार का, पूरे देश का, पूरे समाज का भाई, सबका एक अलग ही बताया ना कि आपका इज्जत, आप खुद देखिएगा, फील करिएगा कितना बढ़ जाएगा खुद के घर